क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंट्रीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं जबकि कुछ कंट्रीज अभी भी पॉवर्टी स्टक हैं। कुछ कंट्रीज में इन्फ्लेशन एराटिक है जबकि कुछ कंट्रीज में स्टेबल प्राइसेस रहती हैं। और जब हर कंट्री के पास अपना सेंट्रल बैंक है जो कि पैसे छाप सकता है, तो फिर वो गरीबी को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टली पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर लेते। ये सब सवाल एक सब्जेक्ट के अंडर आते हैं और वो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फ्रीकोनॉमिक्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑन इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियोस जारी रहेंगे, लेकिन अब हम इकोनॉमिक्स को सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। इन वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हेल्पिंग अस। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक के दो शब्दों से बना है, ओकियोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड या घर, और नोमोस जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट या रूल्स। मतलब इकोनॉमिक्स का असली मतलब है रिसोर्सेज को मैनेज करके घर या समाज चलाने की कला। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। 1776 में एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इसे हम वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स को सिर्फ मनी और वेल्थ क्रिएशन से जोड़ता है। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने 1890s में वेलफेयर अप्रोच दिया, जिसमें इकोनॉमिक्स का फोकस इंसान की वेलबींग पर था। आगे चलकर 1932 में लायनल रॉबिन्स ने अपनी किताब एन एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव। मतलब इकोनॉमिक्स को उन्होंने स्कैर्सिटी और चॉइस का साइंस बताया, जहां डिजायर्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनका एलोकेशन ही इकोनॉमिक्स की स्टडी बन जाता है। आज हम इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच से शुरुआत करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है होल, यानी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल विथ की कॉन्सेप्ट्स लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी, पॉलिसीज एट्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिहेवियरल और लेमैन साइंस है, यानी कि ये हम सबकी लाइफ को किसी ना किसी वे में इम्पैक्ट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए बस कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए। इनकम ग्रोथ रिबाउंड्स, RBI moves to combat inflation, stock market falls amid recession fears। ये हेडलाइन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को हर दिन इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको डिमांड फोरकास्ट करना पड़ता है ताकि आप वो सप्लाई दे सकें। डिमांड समझने के लिए कंज्यूमर की इनकम ग्रोथ को समझना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एक रिटायर्ड इंसान हैं तो अक्सर आपकी इनकम फिक्स्ड होती है, जैसे कि पेंशन या एन्युटी प्लान के अकॉर्डिंग। उनके लिए इन्फ्लेशन का रेट मैटर करता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उनकी सेविंग्स करंट इकोनॉमिक प्राइसेस के साथ कंसिस्टेंट हैं भी या नहीं। अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं और कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए रिसेशन की नॉलेज मैटर करती है। इससे आपको ये पता चलता है कि हायरिंग होगी या नहीं, कोई कंपनी फ्यूचर में डाउनसाइज करेगी या नहीं। इकोनॉमिस्ट एक इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें से 3 वेरिएबल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रियल GDP, जो एक इकोनॉमी की टोटल इनकम या एक्सपेंडिचर को मेजर करता है प्राइस लेवल के एडजस्टमेंट के साथ। इन्फ्लेशन रेट, जो ये बताता है कि गुड्स, कमोडिटीज़ और सर्विसेज की प्राइसेस कितनी फास्ट रेट पे बढ़ रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो ये दिखाता है कि लेबर फोर्स का कितना परसेंटेज हिस्सा वर्क नहीं कर रहा है। इन टॉपिक्स को थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे US इकोनॉमी का। ये ग्राफ दिखाता है 1900 से 2000 तक का रियल GDP पर पर्सन इन US डॉलर्स। एक्स एक्सिस पर हम देख रहे हैं टाइम पीरियड और वाई एक्सिस पर GDP पर पर्सन। 1900 के टाइम पे USA का रियल GDP पर पर्सन लगभग $5,000 के करीब था, जो कि धीरे धीरे बढ़ के 2010 तक $40,000 पर पर्सन हो गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। लेकिन क्या ये ग्रोथ एकदम स्टेडी थी? जी नहीं। हिस्ट्री में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि 1900 से 1914 तक के टाइम पे एक ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ था GDP में। वर्ल्ड वॉर के दौरान GDP में एक शार्प बूस्ट देखा गया, क्योंकि डिफेंस और वॉर टाइम प्रोडक्शन इकोनॉमी को ऊपर खींच रहा था।
फिर आता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न था। जीडी कोलैप्स हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट कर गई और इकोनॉमी एक्सट्रीमली डिफ्लेट कर गई। रिसेशन के सीवियर फॉर्म को ही डिप्रेशन कहते हैं एंड दिस वाज द डार्केस्ट पीरियड इन द यूएस इकोनॉमिक हिस्ट्री। उसके बाद आया वर्ल्ड वॉर 2 1930s से लेके 1940s के दौरान। इकोनॉमी में एक और पंप आया और वॉर टाइम स्पेंडिंग ने इंडस्ट्री और जॉब को रिवाइव किया। जीडीपी शार्पली ऊपर गया। फिर आया 1950s में कोरियन वॉर और 1960s में वियतनामीज वॉर। इन दोनों के दौरान भी जीडीपी में फ्लक्चुएशंस आए। वॉर डिमांड को पुश करते थे लेकिन लॉन्ग टर्म में मिक्स्ड इम्पैक्ट छोड़ते थे। 1970s और 1980s में दुनिया ने दो बड़े ऑयल प्राइस शॉक्स को देखा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में शार्प इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ाया और जीडीपी ग्रोथ को भी हिट किया। 9/11 के टेररिस्ट अटैक्स ने 2001 में भी यूएस इकोनॉमी को झटका दिया। कॉन्फिडेंस क्राइसिस के कारण जीडीपी टेम्पररी डिप हुआ। 2008 और 2009 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे सीवियर डाउनटर्न माना जाता है। इस वक्त हाउसिंग बबल के कोलैप्स और बैंकिंग फेलियर्स ने जीडीपी को नीचे खींचा और अनएम्प्लॉयमेंट को भी शार्पली इंक्रीज किया। तो ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि इन 100 सालों में जीडीपी में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा गया है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हर एक हिस्टोरिकल इवेंट ने यूएस इकोनॉमी के जीडीपी को अफेक्ट भी किया है। चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। ये ग्राफ यूएसए के 1900 से लेके 2010 के बीच का इन्फ्लेशन रेट शो कर रहा है। एक्स एक्सिस पर आप टाइम पीरियड देख रहे हैं एंड वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का राइज। अगर इन्फ्लेशन रेट 0 से ऊपर है तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर ये 0 से नीचे हैं तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब प्राइसेस गिर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन एट अ स्लोअर पेस। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे यूएस इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही के एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इन्फ्लेशन का रेट एकदम से स्काई रॉकेट हुआ और लगभग 23% को टच कर गया। ये यूएस इकोनॉमी का लास्ट 125 ईयर्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेटेड स्टेट था। फिर आता है 1930s का ग्रेट डिप्रेशन और इस वक्त इन्फ्लेशन पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हो गया, मतलब इकोनॉमी डिफ्लेशन के फेज में चली गई। प्राइसेस लगभग -15% तक हिट कर गए। यही वो समय था जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोलैप्स हो गई, लोगों की इनकम्स गिर गई और अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर पहुंच गया। ये यूएस इकोनॉमी का डार्केस्ट फेज माना जाता है। अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये ग्राफ दिखाता है यूएस इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1900 से 2010 के बीच। एक्स एक्सिस पर टाइम पीरियड है और वाई एक्सिस पर लेबर फोर्स का वो परसेंटेज जो काम नहीं करता। 1900 के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 5% था, जो कि एक नॉर्मल और मैनेजेबल लेवल माना जाता है। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर लगभग 8% तक पहुंच गया। वॉर टाइम अनसर्टनिटीज और स्ट्रक्चरल चेंज ने लेबर मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। सबसे बड़ा जंप आया ग्रेट डिप्रेशन के फेज में। उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 25% तक पहुंच गया, मतलब हर 4 में से एक व्यक्ति जॉबलेस था। ये यूएस इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे विशियस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। 1930s के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कभी उतना एक्सट्रीम नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 20th सेंचुरी के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट 3% से 10% के रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा और मोस्टली अपर रेंज की तरफ ही रहा। स्पेशली जब भी रिसेशन या फाइनेंशियल शॉक्स आए तो अनएम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देखी गई। अब तक हमने देखा कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इकोनॉमी को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि इकोनॉमिस्ट इन वेरिएबल्स को समझते कैसे हैं। इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकली चार्ज्ड इश्यूज के बारे में बात करते हैं और इन इश्यूज को एक साइंटिस्ट की ऑब्जेक्टिविटी के साथ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है और इसके अपने ही टूल्स हैं, जैसे कि स्पेशल टर्मिनोलॉजी, डेटा, थिंकिंग फ्रेमवर्क, मॉडल मेकिंग एट्सेट्रा। जैसे साइंस में हम मॉडल्स बनाते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी मॉडल्स होते हैं।
जैसे कार, प्लेन या ट्रेन के मॉडल्स को यूज़ करके बच्चे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं, इकोनॉमिस्ट भी अपनी टॉय इकोनॉमीज बनाते हैं। ये मॉडल रियल वर्ल्ड इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। ये मॉडल्स कई बार बहुत कुछ अज्यूम करते हैं और वेरिएबल्स को सिंपल रखते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें कॉम्प्लिकेट करेंगे तो वो मॉडल समझना मुश्किल हो जाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल मेकिंग के बारे में थोड़ा और ये सब हम करेंगे इकोनॉमिक्स के सबसे सेलिब्रेटेड मॉडल के साथ, विच इज़ द डिमांड एंड सप्लाई मॉडल। तो ये पार्ट कंटिन्यूड रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प की है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी टू ब्रिंग अबाउट बेटर कंटेंट फॉर यू गाइस। स्टडी वेरी हार्ड, सब सेफ रहिए एंड कीप वॉचिंग फ्रीकोनॉमिक्स।